हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे आइडियल गैस और रियल गैस। ठीक है, देखो अभी तक हम पूरे चैप्टर में जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे तो हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि गैस आइडियल गैस है। तो देखो पहले तो आइडियल गैस का मतलब हम लिख लें कि अगर हम किसी गैस को आइडियल बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। तो आइडियल गैस को हम बोलेंगे कि गैस विच फॉलोज PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल कंडीशन। एट ऑल कंडीशन मतलब जो भी गैस PV बराबर nRT को हर कंडीशन पे फॉलो करेगी उस गैस को हम बोलेंगे वो क्या है, आइडियल गैस है। एक्चुअल में देखो क्या है, कोई भी गैस आइडियल नहीं है। नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। ठीक है, होता क्या है कि कुछ गैस कुछ कंडीशन में आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर जाती है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं है। तो दूसरा टर्म हो जाता है रियल गैस। ठीक है, रियल गैस। तो रियल गैस क्या है, जो इसको फॉलो नहीं करे, तो विच डज नॉट फॉलो PV इज इक्वल टू nRT। तो जो PV बराबर nRT को फॉलो नहीं करे उसे हम बोल देंगे रियल गैस। तो एक्चुअल में क्या है, सारी की सारी गैस जो है वो रियल गैस है। ठीक, अब इसके कारण पे जाने से पहले कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है उस पे जाने से पहले देखो थोड़ा सा हम एक दूसरी चीज समझे, थोड़ा सा इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। देखो जैसे सपोज करो P और V के बीच का ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, P और V के बीच का ग्राफ हम बना रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमने बोला था कि जो ग्राफ है वो इस तरीके का आता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया कि अगर बॉयल्स लॉ होता, मतलब अगर बॉयल्स लॉ बिल्कुल एग्जैक्टली एप्लीकेबल होता तो ग्राफ इस तरीके का आता। अब जो एक्चुअल में जो ग्राफ आता है वो देखो इस तरीके का आता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है। तो ये जो है ये हो गया रियल गैस और ये हो गया आइडियल गैस। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो एक चीज समझ में आएगी कि हम इस वाले पोर्शन पे जब आ रहे हैं तो इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, लो प्रेशर वाला रीजन। तो लो प्रेशर पे क्या है, आइडियल और रियल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। ठीक है ना, मतलब जो एग्जैक्ट ग्राफ होता है उसमें देखोगे डिफरेंस और कम होता है। ये तो हमने बनाने के लिए, नहीं तो फिर विजिबल नहीं रहता, दिखा दिया तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो मतलब क्या हुआ, एक तो ये कि एट लो प्रेशर रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, ये हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो तो हमें डिटेल में डिस्कस करना है। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लिख रहे हैं, मतलब ये जो ग्राफ है इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा एक और चीज समझे, हाई प्रेशर वाले रीजन पे जाए, मतलब प्रेशर को हमने वाई एक्सिस पे लिया है तो हाई प्रेशर वाला रीजन मतलब ये ऊपर वाला हो गया। तो अब जैसे मान लो एक कोई पर्टिकुलर प्रेशर हमने ले लिया जैसे ये, ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम हम रियल और आइडियल दोनों में निकाल लें। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो गई, ये हो गई, ये वाला ग्राफ कौन सा आइडियल वाला है, तो ये हो गई वॉल्यूम आइडियल। और ये वाली जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कैसे हो गई, रियल। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या यहां से आ रहा है कि हाई प्रेशर अगर हमने लिया तो हाई प्रेशर पे क्या है, रियल वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर सपोज करो हमसे ये बोला जा रहा है कि रियल गैस की वॉल्यूम हाई प्रेशर पे क्या है, आइडियल गैस की वॉल्यूम से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे होंगे। भाई जब रिपल्सिव फोर्स होंगे तभी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, लो प्रेशर वाले रीजन पे है, लो प्रेशर जैसे ये लिया तो इसमें देख सकते हैं लो प्रेशर वाले रीजन में क्या हो गया, आइडियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा हो गई। देखो जैसे इसे थोड़ा सही से बना ले, जैसे ये है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये कौन सा है, रियल वाला है।
ये कौन सा है, आइडियल वाला है, ठीक है। तो लो प्रेशर पे क्या हो गया, वी रियल लेस देन वी आइडियल हो गया है। तो मतलब रियल गैस की वॉल्यूम लो प्रेशर वाले रीजन में क्या हो गया, आइडियल से थोड़ी सी कम हो गई है। तो अगर ऐसा हुआ है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है। बात सबके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अभी देखो हम इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, हम बस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि मतलब जो ग्राफ जो हमने थ्योरेटिकली जो होना चाहिए था और जो एक्चुअल में जो ग्राफ है उसमें अंतर क्या है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक और ग्राफ हम देख सकते हैं। देखो बेसिकली देखो यही ग्राफ जो है वो साइंटिस्ट ने स्टडी किए थे, उसी से फिर रियल गैस का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो देखो जैसे एक और ग्राफ हमने देखा था पीवी और पी के बीच का ग्राफ, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी और पी के बीच का ग्राफ किस तरीके का था, हमने पढ़ा था कांस्टेंट वाला ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये तो हो गया आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अब जब सभी गैस के लिए ग्राफ प्लॉट किए गए तो देखा गया कोई भी गैस ऐसी नहीं है जिसके लिए ग्राफ इस तरीके का आ रहा हो, कोई भी गैस ऐसी नहीं है। तो देखो ग्राफ जो है वो किस तरीके का आया, वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर दिया कि कौन सी गैस के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो देखो जैसे ये हीलियम, इस तरीके से, जैसे ये हो गया मीथेन, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से। तो ये ग्राफ प्लॉट किए गए। तो अब देखो ये ग्राफ क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के ग्राफ आ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है और आइडियल गैस की लाइन से ऊपर है। बाकी गैस के लिए क्या है, प्रेशर के साथ वेरिएशन हो रहा है। लो प्रेशर पे देखो इस वाली लाइन से नीचे, और हाई प्रेशर पे क्या है, इससे ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जो क्या शो कर रहा है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से कितना डेविएट कर रही है। ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड कर जा रहा है कि कौन सी गैस है, क्योंकि हर गैस के लिए अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं। अच्छा, आइडियल ग्राफ जो है वो किसी भी गैस के लिए नहीं आ रहा है, तो मतलब इससे ये होता है कि कोई भी गैस आइडियल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ से हो रही हैं। लेकिन एक और चीज़ देख सकते हैं कि प्रेशर अगर हमने बिल्कुल कम कर दिया, मतलब यहाँ पे तो ये सभी क्या है, इधर ही आएंगे। तो मतलब लो प्रेशर पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर कर देंगे तो ये आइडियल गैस के जैसे सारी गैस बिहेव कर जाएंगी, क्योंकि वो क्या हो गया, बिल्कुल फिर तुम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ से भी नज़र आ रही है। तो जो इस वाले ग्राफ से था, इस वाले ग्राफ से था, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि लो प्रेशर वाली कंडीशन पे क्या होगा कि रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर सकती है, ठीक है। ये दोनों में एक कॉमन फीचर आ रहा है। तो अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आइडियल गैस इक्वेशन को गैस फॉलो क्यों नहीं कर रही है। तो देखो जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जो सारे के सारे गैस लॉज हैं ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हो जाते हैं, ये बेस्ड हो जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर, ठीक है। मतलब जो गैस लॉज का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो, या थ्योरेटिकल सपोर्ट जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो अगर गैस लॉ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने जो कुछ एजम्पशन किए थे उन एजम्पशन में प्रॉब्लम है। मतलब हमने कुछ ऐसे एजम्पशन कर लिए थे जो सही नहीं है, या हम ऐसे बोले कि जो हर कंडीशन पे सही नहीं है। तो देखो उनको हम थोड़ा समझें। तो एक्चुअल में है क्या, दो जगह पे प्रॉब्लम थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। दो हमने एजम्पशन ऐसे कर लिए थे जिसमें प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब हम लिख रहे थे तभी ये चीज़ लिखते टाइम भी नज़र आ रही थी कि ये जो लिख रहे हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखो वो कौन कौन से हैं कि तो देयर आर टू फ्लॉज इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। पहला फ्लॉ क्या है, पहला फ्लॉ ये है कि हमने ये एज्यूम किया था, मतलब हमने ये लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ऑलवेज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई गैस, ठीक है। अब ये हमने एक एजम्पशन किया था। अब समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है सही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो क्योंकि गैस मॉलिक्यूल चलो ये तो फिक्स है,
ठीक है। गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम हमने बोला था कि ये फिक्स होगी, क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल को हमने क्या डिफाइन किया था कि रिजिड है, तो रिजिड है तो उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में है, इसको तुम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कितना भी ज़्यादा घटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो इसे ही हमने छोटा कर दिया, मतलब ऐसे समझो कि भाई जैसे मान लो एक ये है, ये हमने कंटेनर लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, ये कंटेनर ले लिया। तो मतलब क्या है, अब ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो अगर कंटेनर की वॉल्यूम को हमने बहुत ज्यादा कर दिया, जैसे यहां पे जैसे मान लो ये 1000 लीटर हमने कर दिया, ठीक है, ये 1000 लीटर कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम जैसे मान लो 0.1 लीटर है, तो 1000 लीटर और 0.1 लीटर, तो 0.1 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ही हमने क्या कर दी, जैसे मान लो ये हमने कर दी जो है वो 0.5 लीटर। तो 0.5 लीटर में आप 0.1 लीटर कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मतलब बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो एजम्पशन था, ये ऐसा एजम्पशन था जो कुछ कंडीशन पे तो एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन सब जगह एप्लीकेबल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए एक थोड़ा सा डाटा बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, सपोज करो, अब ये नहीं सोचना कि हम टॉपिक से अलग जा रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए जो हम एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन का जो रेडियस है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 2 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय N2 मॉलिक्यूल बाय N2 मॉलिक्यूल एट STP। मतलब STP की कंडीशन पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज है, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो, समझ से देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे नाइट्रोजन का रेडियस है ये, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि हमने स्फीयर लिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस है 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 एंगस्ट्रॉम मतलब 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे देखो, रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, रफली हम कैलकुलेट करें तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो क्या है, रफली हमें करना है, तो देखो 3 और 3.14, ठीक है, ये हट गया, 8 और 4 32, तो ये क्या होगा, 32 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 32 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि हमने 3.14 को 3 ले लिया है, तो 32 से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसे 33 ले लेते हैं, तो ये हो गया 3.3 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वो 33 को 3.3 कर लिया, तो पावर एक हमने नेगेटिव पावर कम कर दी, तो 3.3 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है एक मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम निकाली है, ठीक है। इसे हम 1 मोल कर दें, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकाल ली है। अच्छा, टोटल जो वॉल्यूम होगी मॉलिक्यूल्स की कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई r क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये तो हमने निकाल ली है, 3.3 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा कितना, 19.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 19.8 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब टोटल जो मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है वो ये है। अब हमें निकालना क्या है कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे मॉलिक्यूल की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस सीधे सीधे इनटू 100, ठीक है ना। तो वॉल्यूम
ऑफ मॉलिक्यूल ये हमने कैलकुलेट करी 19.8। एसटीपी की कंडीशन है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कितना हो जाएगी 22400 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया कितना 19.8 डिवाइडेड बाई 224। तो इसको अगर हम चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 19.8 डिवाइडेड बाई 224 ये आ गया कितना 0.08%। ठीक है, अब देखो चीज क्लियर हो रही होगी। देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एसटीपी की कंडीशन पे जो मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है वो टोटल वॉल्यूम का कितना है, सिर्फ 0.08% है। यानी कि 99.92% जगह जो है वो क्या है, खाली है। ये जो मतलब हुआ कि 99.92% जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है वो सिर्फ 0.08% है। तो अब देखो यहां पे तो हम बहुत ही सेफली बोल सकते हैं कि ठीक है ये चीज एप्लीकेबल है। सबको समझ में आ रहा होगा, ये चीज एप्लीकेबल है। इससे कम क्या होगा, 0.08% है। ठीक है, तो ये चीज एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इसी को हम क्या करते हैं, सपोज करो अब हम क्या करते हैं, दूसरा केस लेते हैं कि जैसे मान लो प्रेशर हमने कर दिया 100 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर जैसे मान लो कर दिया 100 केल्विन। ठीक है, मतलब हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं कि मान लो प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 100 केल्विन है। अब इसी केस में ये परसेंटेज हमें निकालना है कि ये कितना आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये जो हमने निकाला था परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल वॉल्यूम, ये हमने एसटीपी की कंडीशन पे निकाला। अब हम एक दूसरी कंडीशन ले रहे हैं 100 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 100 केल्विन। तो इसमें देखो क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कितनी हो जाएगी, RT बाई पी। तो RT बाई पी कितना हो गया 0.0821, T 100 बाई 100 तो ये कितना हो गया 0.0821 लीटर, मतलब 82.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा। देखो गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम तो चेंज नहीं होती है, ये तो उतनी रहेगी। तो ये क्या हो गया 19.8 की जगह, अच्छा सॉरी 19.8 तो 19.8 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 82.1 इंटू 100। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हैं रफली कितना हो गया 20 और 80, तो ये कितना आ गया अराउंड 25% आ गया। ठीक है ना, रफली अगर हम करें तो 20 80 हाँ ठीक है 25%। अब देखो लॉजिक जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब बताएं कि क्या इस कंडीशन पे हम गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को निग्लिजिबल मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि टोटल वॉल्यूम का तो 25% जो है वो मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब भाई 100 में से 25 को आप क्या निगलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, तो अब देखो चीज क्लियर हो रही होगी इस क्वेश्चन के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है कब एप्लीकेबल है। मतलब जनरली तो हम इसे मान सकते हैं कि ठीक है सही है, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे ठीक है ये हो गया। कब एप्लीकेबल है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कब एप्लीकेबल नहीं है। तो कब एप्लीकेबल नहीं है, जब ये वाली जो वॉल्यूम है इसे हम बहुत कम कर दें। ठीक है, मतलब गैस की जो वॉल्यूम है, गैस की वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है गैस ने, उसे हम बहुत कम कर दें। जैसे इस डाटा से क्लियर होता है, देखो जब यहां पे वॉल्यूम थी 22400 तो ये निग्लिजिबल आ गया, लेकिन हमने वॉल्यूम को कितना कर दिया, बहुत कम कर दिया, 82.1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, तो फिर अब निग्लिजिबल नहीं आया। तो मतलब हम ये बोलेंगे कि ये वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल है उसकी जगह हम फोकस करें कि कब एप्लीकेबल नहीं है। तो कब एप्लीकेबल नहीं है, जब गैस की वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हम कर दें। और गैस की वॉल्यूम कम हम कब कर सकते हैं, जब प्रेशर क्या हो, हाई हो, और टेम्परेचर क्या हो, कम हो। ठीक है, देखो प्रेशर अगर हाई होता है तो वॉल्यूम कम हो जाती है, और टेम्परेचर अगर लो करते हैं तो भी वॉल्यूम कम हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल नहीं है, कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो एक तो देखो ये हो गया। ठीक है, और देखें और किस एजम्पशन में प्रॉब्लम है। देखो हम अभी लिख नहीं रहे हैं, चीजों को एक साथ लिख लेंगे, अभी सिर्फ पहले थोड़ा समझने पे फोकस करें। तो एक तो हमने ये वाला फ्लॉ लिख दिया कि क्या फ्लॉ है कि हमने ये एज्यूम कर लिया था
कि गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। एक तो ये फ्लॉ हमें समझ में आ गया। और क्या फ्लॉ हो सकता है, और देखिए जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो हमने पॉइंट लिखे थे, और एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ है, ये जब हमने लिखा था तभी समझ में आ जाना चाहिए था। हमने क्या लिखा था कि देयर एग्जिस्ट नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों के लिए हमने लिखा था कि मतलब कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? ऐसे समझे कि अगर सही में ऐसा होता कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होते, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होते, तो फिर क्या होता? गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो, गैस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, जानते होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंडेंसेशन जब होता है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। कंडेंसेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना होता है। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तभी तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो अब अगर ऐसा हो जाता कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, तो क्या होता? कंडेंसेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब मॉलिक्यूल पास पास ही नहीं आ पाएंगे, कंडेंस नहीं होंगे, तो फिर वो लिक्विड ही नहीं बन पाएगा। ठीक, तो मतलब अगर सही में ऐसा होता कि कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो क्या होता? गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ऐसी कोई भी गैस नहीं होती है कि जिसका लिक्विफिकेशन इम्पॉसिबल हो। हम सभी गैस का लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, कंडीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी गैस का लिक्विफिकेशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो अगर सभी गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी ऑपरेट करेंगे, कुछ ना कुछ ऑपरेट जरूर करेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक, अच्छा, अब हम इसमें यह समझें कि कब ऐसा हो सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट ना करें, मतलब कब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, कब हो सकता है? देखो, समझे इस चीज को। जैसे मान लो कंटेनर है, इसमें दो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हम जानते हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे, कि जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होता है? डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं। मतलब जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर एन। ठीक है, ये एन क्या होता है? ये डिपेंड कर जाता है कौन से टाइप का फोर्स है। हर टाइप के फोर्स के लिए एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन सब में कॉमन क्या होता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर एन। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की पावर एन, और हम ये चाह रहे हैं कि फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, यही तो हमने लिखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि फोर्स निग्लिजिबल है। तो फोर्स निग्लिजिबल है तो ये फोर्स जीरो कब होगा? एक ही तो कंडीशन में होगा, जब आर क्या हो जाए? इन्फिनिटी। आर के इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो। मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो क्या होगा? देखो, जैसे मान ली इस टाइप की सिचुएशन हो गई, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा? हम बोलेंगे कि फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, जब हम मॉलिक्यूल को पास पास लेके आएंगे, पास पास लेके आने का मतलब क्या हुआ? इसी में हमने क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में होता है भाई, वॉल्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे, इसको जब हम कंप्रेस कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत पास पास आ जाएंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, आर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? ये भी एप्रिशिएबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो हमने बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, ये कब एप्लीकेबल है? ये तब एप्लीकेबल है इस वाली कंडीशन पे। इस वाली कंडीशन में मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है। और मॉलिक्यूल दूर दूर कब होगा? जब मॉलिक्यूल के पास मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, यानी कि वॉल्यूम अवेलेबल बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम अवेलेबल यानी कि गैस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल कब होगी? जब कंटेनर की वॉल्यूम अवेलेबल मतलब कंटेनर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो कंटेनर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया तो क्या होगा? ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, वॉल्यूम को कम करने का क्या तरीका हो गया? वही चीज जो अभी हमने बात की थी, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो अब देखो ये चीज
समझ में आनी चाहिए, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर और इसको समझते हैं। तो दो फ्लॉज क्या हो गए, एक तो पहला फ्लॉ तो हमने लिख लिया था, दूसरा फ्लॉ क्या हो गया, हमने लिखा था कि देयर एग्जिस्ट नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर एग्जिस्ट नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमने लिखा था। ठीक है, तो ये दो में फ्लॉ है। तो क्या फ्लॉ है, बट बोथ दीज assumptions आर एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल है ये दोनों एजम्पशन में, अभी हमने क्या चीज कंक्लूड की कि ये दोनों एजम्पशन कब एप्लीकेबल है, तब एप्लीकेबल है जब गैस के पास जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है, गैस के पास वॉल्यूम अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। और गैस की वॉल्यूम ज़्यादा कब होगी, वॉल्यूम ज़्यादा कब होगी, जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर है। तो आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो क्या होगा, तभी तो वॉल्यूम अवेलेबल ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे बोले कि वॉल्यूम अवेलेबल ज़्यादा है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे है। तो लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो उसका मतलब ही ये हुआ कि वॉल्यूम अवेलेबल बहुत ज़्यादा होगी। गैस मॉलिक्यूल्स आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दैट इज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम अवेलेबल बढ़ जाती है, वॉल्यूम अवेलेबल बढ़ जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, जीरो। जीरो कहने का मतलब बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, high pressure and low temperature, both these assumptions will not be valid। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर किया तो जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया भी था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल नहीं हुई। और यहाँ पे अभी हमने बोला कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल पास पास आ गए, पास पास आ गए तो आर कम हो गया, आर कम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो एजम्पशन में प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सी कंडीशन पे आ रही है, इस वाली कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली कंडीशन पे। कब प्रॉब्लम कम आएगी, इस वाली कंडीशन पे, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन पे। तो इसको हम इस तरीके से एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अ गैस विल फॉलो PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करने का मतलब क्या हो गया, आइडियल बिहेवियर। हम बोलेंगे आइडियल बिहेवियर कब, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन पे क्या होगा, गैस सबसे अच्छे तरीके से फॉलो करेगी किसे, आइडियल गैस इक्वेशन को, या गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, ये अभी देखो हमने ग्राफ में भी ये चीज देखी थी, जैसे जब हमने ग्राफ बनाया था P और V के बीच का, तो आइडियल और रियल गैस के बीच का ग्राफ बनाया था, तो हमने क्या बोला था कि लो प्रेशर पे क्या है, ग्राफ में बहुत कम डिफरेंस आ गया है। तो बहुत कम डिफरेंस आ गया है तो गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर के जैसे शो कर रही। देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि गैस जो है वो परफेक्टली आइडियल होगी, वो तो नहीं है, क्योंकि ग्राफ में देखोगे क्या है, कुछ तो डिफरेंस था, लेकिन तब भी हम बोलेंगे कि जो डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, जो डेविएशन है वो सबसे कम कौन सी कंडीशन में होगा, इस वाली कंडीशन पे होगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डेविएशन होगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हमने लिखा है कि लो प्रेशर
और हाई टेम्परेचर, और इधर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इस टाइप के, कई बार आ चुका है। 4 ऑप्शन दे दिए गए कि गैस जो है वो आइडियल गैस के जैसे सबसे अच्छे तरीके से बिहेवियर कब शो करेगी। कब शो करेगी? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। फिर ये पूछ लिया गया कि कब आइडियल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं होगा, या कब आइडियल बिहेवियर से सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा। कौन सी कंडीशन हो गई? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। दोनों चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक, इनफैक्ट देखो एक चीज़ थोड़ा सा समझ ले, जैसे ये जो पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रियल गैस वाला पार्ट अब है। ठीक है, मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है, मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, और देखोगे बहुत छोटा पार्ट है, रिलेटिवली बहुत छोटा पार्ट है। अब है क्या कि अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे पिछले सालों के, जो आइडियल गैस वाला पार्ट है, आइडियल गैस वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाने ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। उसमें जो क्वेश्चन जनरली आते हैं, जनरली वो ग्राम्स लॉ को लेके आ जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं इस चैप्टर में वो रियल गैस वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। देखो हर साल इसको लेके क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। और वो जो क्वेश्चन है ज़्यादातर जो है अब रियल गैस वाले पार्ट से आते हैं। आइडियल गैस के क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जाते थे, अब रियल गैस वाले पार्ट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है पूरा देखोगे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाला जो पार्ट था कॉन्सेप्ट कम थे, मैथमेटिकल ज़्यादा था। इसमें मैथमेटिकल कम है, कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और देखोगे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो बेसिक चीज़ जो है वो बस ध्यान में रखें, जो हम जिस चीज़ को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आइडियल बिहेवियर कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो आइडियल बिहेवियर कब आएगा? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आएगा। कब बिल्कुल भी नहीं होगा या कब डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली कंडीशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब देखें, अभी तक हम जो बात कर रहे थे हमने आइडियल गैस की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं रियल गैस की। तो रियल गैस और आइडियल गैस अंतर क्या है? थोड़ा इस चीज़ को हम समझें कि आइडियल गैस और रियल गैस ये है क्या। मतलब अगर हमने किसी गैस को आइडियल गैस बोला तो क्या मतलब हुआ, और किसी गैस को अगर हमने रियल गैस बोला तो उसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, मतलब आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कि आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है। तो जैसे चलो एक इस तरीके से लिख लें, ये हो गया मान लो आइडियल और ये हो गया रियल। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो ही गया कि आइडियल मतलब PV बराबर nRT को फॉलो हो रहा है, रियल मतलब फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया इसका मतलब, देखो अगर हम बोल रहे हैं कि आइडियल गैस है तो मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसके सारे एजम्पशन एप्लीकेबल है। तो मतलब अगर आइडियल गैस है तो हम क्या बोलेंगे कि गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम हम 0 लेके चल रहे हैं, और रियल गैस अगर है तो 0 नहीं है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। तीसरा, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब अगर हम आइडियल गैस बोल रहे हैं तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रियल गैस बोल रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट। ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, चौथा पॉइंट अब हम बात करें वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम की, देखो वॉल्यूम की बात करने का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे PV बराबर nRT होता है। ठीक है, तो PV बराबर nRT में जो V है, PV बराबर nRT में जो V होता है वो क्या था, वो था वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, PV बराबर nRT में जो V को हमने डिफाइन किया था वॉल्यूम अवेलेबल, मतलब एक गैस मॉलिक्यूल के पास कितना वॉल्यूम, एक गैस मॉलिक्यूल के पास कितना वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर मूवमेंट, मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है। देखो समझे इस चीज़ को, जैसे मान लो कंटेनर है, 2 गैस के मॉलिक्यूल हैं, समझने के लिए हमने मान लिया कि 2 गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब पहले हमने आइडियल गैस ली, तो आइडियल गैस अगर हमने ली तो क्या होगा भाई, इनकी खुद की वॉल्यूम क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि आइडियल गैस का मतलब हम पहले लिख चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम 0 है, मतलब वो पॉइंट पार्टिकल है।
तो इसकी वॉल्यूम जीरो है, इसकी वॉल्यूम जीरो, इसकी वॉल्यूम भी जीरो है। तो अब जैसे एक मॉलिक्यूल की के टर्म में अगर हम बात करें, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इस एक मॉलिक्यूल के पास मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा, पूरा का पूरा कंटेनर अवेलेबल होगा। क्यों पूरा का पूरा कंटेनर अवेलेबल होगा? क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल की तो कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, उन्होंने तो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं की है। तो क्या होगा, उसके पास मूव करने को पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल होगा। यानी कि आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल होती है वो किसके इक्वल होती है? कंटेनर वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है, देखो ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे जो हमें डिस्कस करना है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आइडियल गैस अगर हम बोल रहे हैं तो वॉल्यूम अवेलेबल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, अच्छा अब रियल गैस कर दे, सपोज करो रियल गैस। अब रियल गैस अगर है तो क्या होगा? रियल गैस अगर है तो वॉल्यूम इनकी जीरो नहीं है, तो रियल गैस अगर है तो इनकी वॉल्यूम जीरो नहीं है। तो वॉल्यूम अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, ये इन्होंने कुछ डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई की हुई है, मतलब कंटेनर का कुछ पार्ट इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस एक मॉलिक्यूल के पास मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, तो बताएं। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा कंटेनर अवेलेबल है? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भाई कुछ वॉल्यूम तो दूसरे मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई की हुई है ना, तो वो उसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अब रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है इट विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बात सबको समझ में आ रही होगी कि रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्यों है? क्योंकि कंटेनर का कुछ पार्ट तो बाकी मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई किया हुआ है, दूसरे मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है ना, बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये तो वॉल्यूम का डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब प्रेशर की बात करें कि प्रेशर का क्या है। ठीक है, तो प्रेशर का क्या है, तो इसको समझने के लिए देखो, जैसे या चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, उधर छोड़ो, जैसे यहीं पे ले लेते हैं। देखो जैसे सपोज करें कि यहाँ पे जैसे हमने ली है आइडियल गैस और इधर ली है रियल गैस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है। अब प्रेशर किस कारण से होता है? जैसे अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि आइडियल और रियल गैस में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये देखना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर आता क्यों है। पहले तो हमें प्रेशर का ओरिजिन समझना पड़ेगा ना। तो देखो प्रेशर का ओरिजिन हम समझ चुके हैं। प्रेशर का ओरिजिन हमने क्या बोला था कि प्रेशर किस कारण से होता है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब कंटेनर की दीवार से जाके गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं, तो टकराते हैं तो कुछ फोर्स लगता है, उसी फोर्स पर न्यूटन के कारण प्रेशर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की, इनफैक्ट 2 जगह हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, वहीं पे हमने ये भी बोला था कि इसका मतलब क्या हुआ कि कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल है कितना तेजी से कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है। जितना तेजी से कंटेनर की दीवार से टकराएगा उतना ज़्यादा इंपैक्ट होगा, उतना ज़्यादा फोर्स होगा और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे हम बात करें जैसे आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के केस में क्या है, जैसे ये मॉलिक्यूल है और भी मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है जब कंटेनर की दीवार से टकराने जा रहा है तो पीछे बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम पहले ही जीरो कर चुके हैं। आइडियल गैस का मतलब ये है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। तो क्या होगा कि जब ये कंटेनर की दीवार से टकराने जा रहा होगा तो बाकी जो मॉलिक्यूल है उनके होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब रियल गैस पे आए। रियल गैस पे देखो क्या है, जैसे ये मॉलिक्यूल है ये दीवार से टकराने जा रहा है, अब इसके पीछे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये हो गए। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, अब समझ सकते हैं, सिंपल कॉमन सेंस की चीज हो गई कि जब ये टकराने जा रहा है तो पीछे जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, उसे अपनी तरफ से खींचेंगे, उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब ये दीवार से टकराने जा रहा है तो पीछे वाले जो मॉलिक्यूल है वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं कि चल तू इधर आ जा। ठीक है, तो अब जब इसे मॉलिक्यूल को ये पीछे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं तो क्या होगा, ये कंटेनर की दीवार से टकराएगा तो सही,
लेकिन अब कम तेजी से टकराएगा, रिड्यूस वेलोसिटी से टकराएगा। रिड्यूस वेलोसिटी से टकराएगा तो क्या होगा, रिड्यूस इंपैक्ट होगा। रिड्यूस अगर इंपैक्ट होगा तो क्या होगा, रिड्यूस प्रेशर होगा। तो मतलब अब बात समझ में आनी चाहिए कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा, रियल गैस के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। कारण सबको समझ में आ रहा होगा, फिर से समझ लें। रियल गैस में प्रेशर कम क्यों हो गया, कम इसलिए हो गया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहे। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है दीवार से, पीछे वाले मॉलिक्यूल उसे अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। तो अपनी तरफ खींच लेंगे तो क्या होगा, वो कम तेजी से टकराएगा। कम तेजी से टकराएगा तो कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाई real gas is less than ideal gas because of intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction operating इन रियल गैस। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया, अभी हमने समझ तो लिया पूरा डिटेल में किस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो पॉइंट हैं ये हमें ध्यान में रखने हैं। आगे जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में उनके लिए ये दोनों चीज़ें हमें यूज़ करनी है। मतलब रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो क्या होती है, कंटेनर की वॉल्यूम से कम हो जाती है। और रियल गैस के लिए जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के मुकाबले क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात सबको यहाँ तक सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल और रियल गैस का डिफरेंस हो गया। अब देखो हमें क्या करना है। हमने क्या बोला कि जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करी, पी वी बराबर एनआरटी को फॉलो नहीं कर रही है। तो कोई तो इक्वेशन होगी जिसको वो फॉलो करे। मतलब हमें रियल गैस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कोई तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमें वही देखना है कि रियल गैस इक्वेशन क्या होती है और हम उस तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब फिर हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, जो आज हमने पढ़ाया है इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से पहले अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारी चीज़ें पढ़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें।